नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सरकार राज्य और देश की अभिभावक होती है। वो सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक समेत तमाम जरूरी चीजों पर नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। सरकार से वैसी नीतियों की अपेक्षा की जाती है जिससे सभी क्षेत्रों में नियंत्रण और सामंजस्य बना रहे। कोई भी देश अर्थव्यवस्था के कारण ही ताकतवर कही जाती है। अंदरूनी आर्थिक संपन्नता के कारण देश में खुशहाली रहती है, लेकिन अगर बेरोजगारी हो, काम धाम चौपट हो, उद्योग धंधे बंद होने लगे तो तंत्र की हालत चरमराने लगती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। काम धाम चौपट है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई उद्योग बंद पड़े हैं। झारखंड के कोल्हान इलाके में स्थितियां और भी भयावह है। उत्पादन लगातार कम किए जा रहे हैं। घाटे पर घाटे को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार की कई नीतियों से खरीदार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। बैंक से लोन में दिक्कतें हैं, इसलिए खरीदार मजबूरी में खरीदारी टाल रहे हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो उसकी भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है, चाहे बिहार हो या झारखंड या पूरा देश। सबकी निगाहें सरकार की ओर है। जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो चीजें और भी खतरनाक हो सकती हैं। चिंता की बात यह भी है कि मंदी देश में दूसरी सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ और सम्मानित मेहमान मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल्स और स्टील सेक्टर में मंदी छाई हुई है। वैश्विक बाजार में उथल पुथल का असर जमशेदपुर के साथ पड़ोसी जिला सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आदित्यपुर औद्योगिक सेक्टर में छोटी बड़ी कंपनियों को मिलाकर 1500 से भी अधिक कल कारखाने हैं, जहां लगभग 1.5 लाख मजदूर काम करते हैं, जबकि इतने या इससे ज्यादा लोग यहां के उद्योग धंधों पर आधारित रोजगार करते हैं। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की करीब 1100 कंपनियों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। बाकी बची कंपनियों में कभी भी उत्पादन ठप हो सकता है। CII के काउंसिल मेंबर SK बेरा कहते हैं कि सरकार जिस तरह से 370 और 35A हटाई है, उसी तरह से 15 वर्षों में कमर्शियल बैंकर्स स्क्रॉप पॉलिसी लानी चाहिए। इंडस्ट्रियल इलाकों में 70 से 80 हजार लोग बैठे हुए हैं। सेल्स जो डाउन हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप कार बोलिए, आप टू व्हीलर बोलिए, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल बोलिए, ये कभी हम लोग उम्मीद नहीं करते कि इतना जोर का सेल्स का डाउन होगा। NDFC कैप्सूलों का प्रॉब्लम है। छोटे NDFC को काफी प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग पूरी तरह से बैंक पर निर्भर थे, लेकिन अब इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि एक्सप्लोर पूरे मार्केट में दें ताकि फिर से ऑटोमोबाइल्स रिवाइव हो सके। NBFC का कैश फ्लो का प्रॉब्लम, छोटे NBFC का कैश फ्लो का प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो लोग बैंक से लेते थे और सब रिटेल सेल में लोग पैसा देते थे ट्रक को और व्हीकल खरीदने के लिए। वो चीज मोटा मोटी बंद है अभी, क्योंकि बैंक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और बैंक से उन लोगों को लेने के लिए उनको क्रेडिट का गारंटी चाहिए। उतना सिस्टम प्रोसेस, इतना RBI का गाइडलाइन आ गया है जिसका चलते वो लोग भी फंसे हुए हैं। वहीं उद्यमी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कहते हैं कि इन्होंने अपना प्रोडक्शन बनाना बंद कर दिया है, लेकिन कंपनी में माल है, इसे देखकर इन्हें परेशानी होती है। मंदी का ये जो दौर अभी आया है, लास्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं और ये भयावह स्थिति है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करीब 200 इंडस्ट्रीज बंद कर दिया है लोगों ने, बाकी ने ले ऑफ कर दिया है। 10,000 मजदूरों की छटनी हो चुकी है और करीब 1000 करोड़ के आसपास का सरकारी रेवेन्यू के साथ साथ जो उद्योग वाले हैं इनका लॉस हो चुका है। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स में भी ब्लॉक क्लोजर चल रहा है, जिसकी वजह से आदित्यपुर स्थित टाटा मोटर्स की लगभग 1000 एंसिलरीज से अधिक जो कि टाटा मोटर्स के लिए काम करती हैं, टाटा मोटर्स पर पूर्णतः आधारित हैं, उनके ऊपर
बुरी तरह संकट के बादल छा गए हैं। जैसा हम लोगों के पास आंकड़ा है, अनुमानतः 1000 कंपनियों के आसपास का प्रोडक्शन बंद हो गया है, जिसके कारण 60-70-80 हजार मजदूर बेरोजगार के कगार पर हैं और कई फैक्ट्रियों में एक शिफ्ट का काम हो रहा है। उद्योग बंद हो रहे हैं और इधर मजदूर भी काफी चिंतित दिखते हैं। मंदी का असर बहुत बुरा है और सब लेबर और मालिक और सभी कोई परेशान है और फैक्ट्री की भी हालत है कि हफ्ते में 2 दिन चलती है और बाकी दिन बंद रहती है। हम लोग को अभी 2-3 महीना बोल रहा है नहीं, अब ऐसे ही प्रोडक्शन चलेगा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही मशीन बंद हो रहा है, काम कैसे होगा, हम लोग का कैसे चलेगा, हम लोग का परिवार ही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा। एक तरफ झारखंड में स्थापित उद्योग वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड सरकार मोमेंटम झारखंड और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए बाहरी निवेशकों को रिझाने में करोड़ों रुपए लुटा रही थी। बहरहाल चिंतन मनन का वक्त हाथ से निकल चुका है। अगर जल्द ही केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के उद्योगों के लिए राहत पैकेज की व्यवस्था नहीं करती है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह रूप ले सकती है। सहारा समय के लिए जमशेदपुर से अंजनी पांडे। औद्योगिक शहर जमशेदपुर में मंदी का साफ असर देखने को मिल रहा है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो ऑटो एंसिलरी कंपनियों का हब है, वहां की आधे से ज्यादा इकाइयां बंद पड़ी हैं। उद्योगपतियों और मजदूरों में निराशा का आलम है। इन मजदूरों से सहारा समय संवाददाता अंजलि पांडे ने बातचीत की, वो सुन लेते हैं। अभी हम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के हिमालयन इंटरप्राइजेज में हैं और ये जमशेदपुर की या आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक प्रमुख यूनिट्स में से एक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, वीरानी की स्थिति है और कमोबेश यही हालत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के तकरीबन जो 1500 यूनिट्स हैं, सब जगह यही स्थिति है। मजदूरों को जो वेतन अदा करने में भी कष्ट हो रहा है। आप ये बताइए कि कितना भयभीत रहते हैं जब जिस तरीके का सिनेरियो देखते हैं, तो जो बाकी लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनको बैठा दिया गया तो उनके बारे में सुनते होंगे, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अभी क्रिटिकल टाइम है। अभी बहुत सारा ये बेरोजगारी के कारण हर कोई को डर लग रहा है। जो भी अभी बहुत मुश्किल से चल रहा है प्लांट, तो हर कोई भयभीत है कि कब किसको बैठाया जाएगा काम के अभाव में। काम नहीं है उसके अभाव में कब किसको बैठाया जाएगा, इसका बहुत हर किसी को डर लगा हुआ है। यहाँ पे हर कोई भयभीत है। जो एक सोर्स ऑफ इनकम था आपका, उसमें कुछ कमी आई है? हाँ, उसमें तो बहुत कमी आया। हम लोगों को काम ठीक से मिल नहीं रहा। जो भी काम है बहुत कम हो गया पहले की अपेक्षा। क्या ऐसा स्थिति आप पहले कभी देखे थे? नहीं, हम तो अभी तक ये स्थिति नहीं देखे थे। 10-12 साल में ये पहले स्थिति नजर आ रही है कि इतना मंदी छाया हुआ है। सुबह में हम लोग जब ड्यूटी आते थे, रोड में पूरा आदमी भरा रहता था। अभी पूरा सन्नाटा है, एकदम डर सा लगा रहता है कि कब फैक्ट्री बंद हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर चलाने में कितनी समस्या हो रही है? हम लोग आया है सर, बंगाल से आया है यहाँ काम करने के लिए, लेकिन यह अभी काम का परिस्थिति के हिसाब से हम लोग का संसार चलाने के लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि यहाँ काम बहुत कम हो गया। इंडस्ट्री बंद हो जा रहा, हम लोग को तो बैठा दे रहा गया। इसी कारण से हम लोग को फैमिली चलाने का बहुत ही कष्ट है। पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सुनसान पड़ा हुआ है और जो खासतौर से जो वर्किंग क्लास है उनके चेहरे उतरे हुए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तनाव में हैं कि बैंक कब उनको एनपीए घोषित कर देगा या कब उनके साथ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाएगी या कब उनके साथ बैंक काफी कठोर कार्रवाई कर देगा। वहीं दूसरी ओर जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उनकी परेशानी ये है कि उनको लगता है कि उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनके पास जो डे टू डे की जो लिविंग है, जो लाइफ है, उसमें उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहारा समय के लिए जमशेदपुर में कैमरामैन। हम बात करेंगे और पहले चर्चा में शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं पटना रांची में। रांची स्टूडियो में प्रवीण प्रभाकर, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। मनोज पांडे जी, आप वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, आपका बहुत स्वागत है। पटना स्टूडियो में सुभाष गोयल, आप कोषाध्यक्ष हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, आपका स्वागत है। और डॉक्टर मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। तो मनोज जी, आप लोगों के पास क्या फीडबैक आ रहा है कोल्हान को लेकर, जो मंदी है और जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है,
किस तरीके से लोग वहां पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मंदी तो खास करके पूरे देश में है, लेकिन ऐसे मंदी के दौर में या राज्य सरकार की कुछ नीतियां जो बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, और उसी का नतीजा भुगत रहा है कोल्हान का जो आयडा का क्षेत्र है, आदित्यपुर का क्षेत्र है। बिजली की दरें ऐसी बेतहाशा बढ़ा दी गई और उसके कारण सिर्फ कई एक इंडस्ट्री बंद हो चुकी, कई एक लोग बेरोजगार हो गए, और इस पर लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे, गुहार लगाते रहे, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग बोलते, लेकिन कोई कान पर जू नहीं रेंगना है इस सरकार का। तो सिर्फ सरकार की, राज्य सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण इस मंदी के दौर में जो हालात बिगड़ चुके थे वो और भी बदतर हो गए। तो हालात सुधारने की कवायद करनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार के कुछ निर्णयों ने ऐसा एक माहौल बना दिया, खास करके बिजली का जो दर बढ़ाया गया उसके चलते उद्योगपतियों ने अपनी अपनी इकाइयां बंद कर दी, कई एक लोग आज बेरोजगार हो गए। रोजगार देने की बात करने वाली ये सरकार आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये बड़ी बड़ी बातें करती थी, 5 साल में जेपीएससी का परीक्षा नहीं लिया, बहुत तरह की बातें हैं, किसी युवा को रोजगार नहीं मिला, जिनको रोजगार है पहले से उनकी रोजगार भी छीन ली जा रही है, और सिर्फ ये बस चोचलेबाजी और बड़बोलापन, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अरे उससे क्या होता है? आपको जो आधारभूत चीजें हैं आप उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों की स्थिति वही है, उद्योगपति पैसा लेकर भाग जा रहे हैं, बैंक आपका घाटे में चल रहा है, तो आप उसको उसकी स्थिति में कैसे सुधार ला पाएंगे उसकी कवायद कीजिए। लेकिन राज्य सरकार की नीतियों ने और भी आग में घी डालने का काम किया, और पूरी जो वहां की इकाइयां हैं बंद हो चुकी हैं, जो खुली भी हुई हैं वो मुझे लगता है इस महीने में सब बंद हो गए। ठीक, ये हालात है वहां। ठीक सर, ठीक। और उसी प्रमंडल में बगल में, उसी विधानसभा से बगल से जीत के आते हैं मुख्यमंत्री, वहीं से जीत के आते हैं दूसरे काबीना मंत्री, और तब उस प्रमंडल की ये हाल है, आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक सर। प्रवीण जी, दरअसल क्या है, भारत पाकिस्तान भी जरूरी है, राष्ट्रवाद को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है, दोनों के एक साथ क्लब ना करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुनियादी मुद्दा है ये प्रवीण जी, और इस बात को आप मानेंगे ही कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त स्लो डाउन है, और जो कोल्हान प्रमंडल का हाल है मंदी को लेकर और जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो अपने आप में चिंता बढ़ाती है, और सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं, कोई ऐसी पहल नहीं हो पा रही है, इससे और चिंता बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि मोमेंटम झारखंड यही सरकार कराती है इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए, इन्वेस्टर आए। जो आपके यहाँ पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वहां का हाल आप देखिए तो वाकई तकलीफ तो होनी चाहिए। ठीक है आपकी बात, लेकिन आपको इसको बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में देखकर चल रहा है। ये आर्थिक जो प्रक्रिया जो होती है, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था जो प्रभावित होती है, और फिर वो इतना आसान नहीं कि छोटे, ये पूरे विश्व में इस ढंग की मंदी आई है, उसका असर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भारत पर भी पड़ा है, और भारत पर पड़ा, झारखंड में भी पड़ा है। आज आप विश्व के तमाम देशों में मंदी की स्थिति आ रही है, बल्कि मैं कहूं तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में इसकी स्थिति जो है बहुत धीमी है, और जो स्थिति मनमोहन सिंह के समय थी उससे बहुत बेहतर स्थिति में हम लोग है, भारत में हो चाहे झारखंड में हो। लेकिन ये जो स्थिति आई है पूरे विश्व में, जो मंदी की स्थिति है उसका प्रभाव पड़ा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में हमारा प्रयास होगा कि इस स्थिति को हम वहां पर रोक पाने में सफल हो। नहीं, आपके पास क्या ऐसा आश्वासन भरी नीतियां हैं जिनको लेकर आप कह रहे हैं रोक पाने में सफल होंगे? कुछ तो ऐसा रोड मैप नजर नहीं आ रहा है लोगों को वहां पर। रोड मैप आपको नजर आएगा निश्चित तौर पर। अभी ये मैंने कहा है, ये ग्लोबली जो ये सिचुएशन हुआ है, पूरे विश्व के स्तर पर जो एक स्थिति पैदा हुई है, उसका असर भारत पर भी पड़ा है, और ये असर से एकदम पूरी तरह हम बोलेंगे बचने के लिए भारत में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले की बात करेंगे तो भारत में इस मंदी का असर कम है। हमारे केंद्र की नीतियों के कारण इसका असर कम पड़ा है, और इसके बाद भी हम इससे उबरने के लिए, चूंकि
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सीधे सीधे कंज्यूमर से रिलेटेड होती है और कंज्यूमर के चूंकि बीच में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी उछाल आया था और जिसका नतीजा हुआ कि 65% तक ग्रोथ हुआ इंडस्ट्री में और उसके बाद एक बार पूरे विश्व में ये डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर है कि इसको सरकार कदम उठा रही है। ठीक सर। मुकेश जी, क्या ये वैश्विक मंदी का सीधा असर हम देख पा रहे हैं या हमारी अपनी औद्योगिक नीति जहां कुछ कहीं कमियां हैं जिन कारणों से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की ओर से उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसका भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है इसमें? बिल्कुल संजय जी, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय उठाया है और आर्थिक मंदी का जो दौर आया है ये अभी लंबे समय तक रहेगा और अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो बिहार और झारखंड पर का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार पे अलग प्रभाव पड़ेगा, झारखंड पे अलग प्रभाव पड़ेगा। जी, आर्थिक जो अभी परिस्थिति है देश की वो बद से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक जिम्मेवार हैं, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकारें होती हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकारें हैं और वो सीधे सीधे प्रभावित नहीं करती हैं, उनकी नीतियां सीधे प्रभावित नहीं करती हैं। यूएस चाइना जो ट्रेड वार हो रहा है उसका भी असर है, यूएस ईरान जो कन्फ्लिक्ट है उसका भी असर है और जो ग्लोबल रिसेशन है उसका भी असर है। लेकिन 3-4 जो महत्वपूर्ण चीजें दिखाई पड़ रही हैं संजय जी, वो सबसे बड़ी जो बात है कि आपने जो कहा कि हम जीडीपी रेट हमारा 7% और 7% से ऊपर रहेगा, ये पिछले लगभग 10 साल से यह अनुमान था कि 7.5 या 7 कुछ हम जो है पिछले 5 साल में हम स्थापित करेंगे। आज जो स्थिति है 5.7 और उससे नीचे का जीडीपी दर है हिंदुस्तान का और इसमें भी कई बात उठ चुकी है। जैसे अरविंद सुब्रमण्यम जो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, जिन्होंने जगह छोड़ी अपनी, तो उनका कहना है कि ये आंकड़े जो है वो वस्तुगत नहीं है और वो रियलिस्टिक नहीं है, कहीं न कहीं उनमें बहुत खोट नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो हम परिस्थितियां दे रहे हैं सेक्टोरल, जो जिस बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे या आप जो बिल्डिंग सेक्टर की चर्चा करेंगे हम, तो उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि सेक्टोरल जो एनालिसिस होती है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपकी आर्थिक मंदी की क्षति और उसका असर किन किन क्षेत्रों में पड़ता है और उन क्षेत्रों में जिससे कि आर्थिक दर कम हो रही है या बेरोजगारी कम हो रही है या दोनों कम हो रही है। यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है कि आर्थिक दर कम हो रही है, आर्थिक परिस्थितियां जिन सेक्टर से बढ़ती है वो कमजोर हो रही है और बेरोजगारी बेतहा बढ़ने वाली है, तो जिसका आपने अभी चित्रण भी किया आदित्यपुर में। तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा आपने, जिसमें आदित्यपुर और बाकी जगहों का आपने की जगह दिखाई, हम लोगों ने अभी चेन्नई और उसके आसपास के ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा। अभी और भी सेगमेंट में चलेंगे सर। मैं जरा एक रिएक्शन छोटा सा ले लूं सुभाष गोयल जी से, वो जरूरी है क्योंकि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में हैं आप और तमाम फैक्टर्स को वहां देख पा रहे होंगे सुभाष जी आप लोग। तो हालांकि उस तरीके का मोटर इंडस्ट्री वहां नहीं है, वहां मोटर इंडस्ट्री के नाम पे शोरूम है, लेकिन बिहार में क्या एसोसिएशन फील करता है मंदी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और राज्य सरकार की अपनी नीतियां उसमें कितना महत्व रख रही है? मैं संजय जी आपका ध्यान थोड़ा सा सरकार की मैक्रो नीतियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जी। 2 सेक्टर जो सबसे ज्यादा मंदी से गुजर रहे हैं वो एक है हाउसिंग सेक्टर और एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर। बिल्कुल आपको शायद ज्ञान होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी भी कंट्री का जीडीपी का 10% है। भारत में जो स्थिति है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ के जीडीपी के 10% को अकाउंट फॉर करता है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बैंक की फंडिंग है। ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट 2 ऐसे सेक्टर है जहां पे फंडिंग खाली बैंकों से नहीं आती है, इसमें एनबीएफसी का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आईएलएफएस और इसी तमाम छोटी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इस तरह से बंद हो गई हैं या उनकी नीतियों के कारण उन कंपनियों का फंड फ्लो बहुत कम हो गया है। तो ऑटोमोबाइल जो लोग खरीदते हैं उनको जो एक रियल जो सेंस ऑफ फंडिंग है बैंकों के पास जाने का या नॉन बैंकिंग कंपनी के पास जाने का, उस फ्लो में काफी हद तक कमी आई है। और एक मैं आपको रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा कारण बताऊं, जो जब से रेरा जो लागू हुआ है, रेरा की वजह से बिल्डरों की परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है। रेरा इन ए सेंस इज राइट कि रेरा बहुत सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर को बाहर किया है, जो अनरेगुलेटेड बिल्डर्स हैं, लेकिन साथ में जो रेगुलेटेड बिल्डर्स हैं उनकी परेशानियों को इसने काफी बढ़ाया भी है। वो कंप्लायंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे बिल्डर उसको सकने में सक्षम नहीं है। इस वजह से उनके प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़ गए हैं
और वो प्रोजेक्ट चूंकि कंप्लीट नहीं हो पाए हैं तो बैंक उनको फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको फंडिंग नहीं कर पा रही है। ये एक पूरा विशियस सर्किल। तो ये तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट बता रहे हैं ना, वैश्विक मंदी का सीधा असर तो नहीं है इस पे। नहीं, मैं सर उसी पे आ रहा हूं जी, मैं सर उसी पे आ रहा हूं। इसी सब बातों को लगता है प्रधानमंत्री ने इसको चिन्हित भी किया और आइडेंटिफाई भी किया है। अगर आपने 15 अगस्त को उनकी स्पीच सुना होगा तो 15 अगस्त को उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही हैं। एक, उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस की बात कही है। सबसे पहले उनको लगता है कहीं न कहीं से भनक लग गई है कि जो व्यापार करना यहाँ पे वो सबसे डिफिकल्ट हो गया है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इतना ज्यादा हो गया है हिंदुस्तान में कि उसकी वजह से बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर है वो उद्योग क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी को कहीं न कहीं हैम्पर कर रहा है। आज जो भी नए लड़के जो पढ़ के आते हैं उनको लगता है कि बिजनेस करने में इतना ज्यादा कंप्लायंस है। आपको शायद ज्ञान होगा कि एक बिजनेस करने के लिए 28 तरह के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, 28 अप्रूवल्स। तो एक नया लड़का उसको कहां से कर पाएगा, प्लस उसको बैंक से फंडिंग भी लेनी है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। तो शायद हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हीं सब बातों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं 15 अगस्त को। सबसे पहले उन्होंने रोल ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई किया। पहली बार शायद किसी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में लाल किले की उससे प्राचीर से रोल ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई किया गया, जो पहले कभी हुआ नहीं है। यहाँ बिजनेस को समझाया था कि बिजनेसमैन चोर है या बिजनेसमैन एक 2M दर्जे का नागरिक है। हमेशा ऑफिसर्स के निगाह में ये बातें हमेशा रही हैं। और सेकंड है, उन्होंने टैक्स टेररिज्म, हमारी वित्त मंत्री ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि टैक्स टेररिज्म को कम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज देश में कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति खुल के अपना काम नहीं कर पा रहा है। अभी यहाँ आने से पहले मैं एक बैंकर से, सीनियर बैंकर से मैं मिल के आया था। बैंकर के मन में इतना भय है कि मैं लोन करूं तो कैसे लोन करूं। सबके मन में आरबीआई का रेगुलेशंस का इतना ज्यादा ये भय हो गया है कि बैंकर खुल के अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उद्योगपति खुल के अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी ट्रेडर्स है, आज एक छोटा मोटा जो दुकानदार है, ट्रेडर्स है, उसको जीएसटी का कंप्लायंस है, उसको कंपनी का कंप्लायंस। मैं सर फिर रुक करूंगा सुभाष जी आपके पास। मुझे और भी डिटेल में समझना है, क्योंकि मंदी से कोहराम तो मचा हुआ है, उसमें सरकार की अपनी नीतियां कितनी विवश करती है हमें उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ खबरें देख लेते हैं। जमशेदपुर में तकरीबन 1500 मध्यम और छोटी इकाइयां हैं, यानी 1500। 1 दर्जन से ज्यादा बड़े उद्योग हैं, जिनमें सबसे प्रमुख टाटा समूह है। मंदी के चलते टाटा समूह के कामकाज में कमी आई है। इतना ही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक मंदी की वजह से 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों से सहारा समय सहयोगी अंजनी पांडे ने बात की, आप सुनिए। का हाल है वो देखकर लग रहा है कि देश एक बार फिर मंदी के कगार पर जा रहा है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ टाटा ग्रुप की काफी कंपनीज हैं, जिसमें टाटा मोटर सबसे प्रमुख है। और अभी हम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और जितने भी उद्योगपति हैं वो लगातार अब बैठकों का दौर जारी है, चूंकि परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। आप बताइए कि किस तरीके से जो मंदी के हालात हैं, कब से आपको महसूस हो रहे हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, महसूस स्लो डाउन तो ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है और अभी जाकर के पीक पर चला है। टोटल स्लम हो गया, टोटल डाउन साइड डाउन हो गया। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह बैंक का सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, बैंक से सपोर्ट करना चाहिए। टाटा मोटर से ज्यादातर यहाँ उद्यमी जुड़े हुए हैं, लगातार ब्लॉक क्लोजर चल रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, इससे समस्या तो हो रही है, तो इसके लिए अब हम लोग ऑल्टरनेटिव मार्केट में काम देख रहे हैं, क्योंकि मजदूरों के सामने भी एक विकट समस्या हो जा रही है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक वो एक पहल हम लोग कर रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके, जिसको पूरे देश में सप्लाई का काम हम लोग कर सके। मंदी का असर क्या सिर्फ टाटा मोटर से जुड़े हुए इंसिलरीज को है या बाकी सेक्टर्स में भी? देखिए, हमारे जमशेदपुर में मुख्यतः टोटल बाजार जो है वो टाटास पर ही डिपेंडेंट है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही टाटास पर डिपेंडेंट है। तो अगर ऑटो सेक्टर में मंदी आती है, टाटा मोटर्स में मंदी आती है, उसका असर टाटा स्टील पर भी होता है। जनरल जो रिटेल मार्केट है उनकी भी बिक्री 50%, 60% डाउन हुई है। केंद्र सरकार के चुनाव से पहले काफी अच्छी स्थिति थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीधे मंदी की चपेट में चले गए? देखिए, कोई एक कारण से मंदी नहीं आई है। अगर हम लोग समेटने की कोशिश करें तो आपका एक निर्णय जो आया था BS4 से BS6 का माइग्रेशन, जो बैंक लेंडिंग में आज के दिन में जो सिविल रेटिंग पर जो कड़ाई कर दी गई है, या बढ़ते हुए जो ब्याज दर हैं, या जो आप देखिए RBI हमेशा रेपो रेट कट करती है,
लेकिन वो रेपो रेट एमएसएमई पर पूरा पास ऑन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिससे एमएसएमई प्रभावित हो गई। और मुख्यतः जो है अभी BS6 से गाड़ी के कारण जितने भी OEMs है, टाटा मोटर हो, महिंद्रा हो, इनके पास इतनी स्टॉक है कि ये उसका इन्वेंट्री कंट्रोल के कारण ये भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। और चूंकि टाटा मोटर मदर कंपनी है, जब वो बंद होती है तो एक साइकिल है, Tier 1 इंडस्ट्री बंद होती है, Tier 1 से जुड़े Tier 2 बंद होती है, मजदूर बैठ जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाती है। तो एक पूरे आदित्यपुर क्षेत्र जो है मंदी से प्रभावित हो जाती है। लगातार जो मीटिंग्स हैं वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि इन मीटिंग्स का प्रभाव कब तक आता है और कब तक मंदी से निकलकर देश तेजी की तरफ बढ़ता है। सहारा समय के लिए जमशेदपुर में कैमरामैन नानक सिंह के साथ अंजनी पांडे। आपको एक रिपोर्ट रांची से भी दिखा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रांची के इलाकों में स्थिति थोड़ी संतोषजनक है, लेकिन मंदी का असर भी है। बिक्री में भी कमी वहां आई है। झारखंड की राजधानी रांची राज्य का दिल है। यहाँ दर्जनों 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के शोरूम्स हैं, जहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। फेस्टिवल सीजन को छोड़ दिया जाए तो सामान्य दिनों में भी यहाँ गाड़ियों की अच्छी खासी बिक्री दर्ज की जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑटोमोबाइल्स उद्योग में आई मंदी ने यहाँ के बाजार को भी खासा प्रभावित किया है। मंदी लास्ट सितंबर से है और उस समय उतनी फील नहीं हुआ चूंकि फेस्टिव सीजन था, लेकिन लगातार पिछले 11 महीने से मंदी चल रही है और करीब करीब हम लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि 30% का डिग्रोथ है सेल्स में। एक तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो 5 साल का इंश्योरेंस किया गया उससे 12-13% का ग्रोथ आया दाम में। रजिस्ट्रेशन में कुछ नियम चेंज हुए, उससे फर्क पड़ा। फाइनेंसर्स पे गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोल किया, तो लो डाउन पेमेंट पे फाइनेंस नहीं हो पाता है। तो सभी चीजें मिला करके इफेक्ट की बिजनेस को, और उसके कारण ये मंदी दिख रही है और ये अभी भी है। जहां तक 4 व्हीलर शोरूम्स की बात है, इनकी माने तो मंदी का असर बाजार में पड़ा है, लेकिन बड़े शोरूम होने की वजह से ये काफी हद तक स्थिति को संभाल रहे हैं। असर तो सब पर पड़ा, लेकिन हम लोगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं है। करीब करीब 8 से 10% डाउन हुआ है, लेकिन अभी आने वाला तुरंत ही फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा यह अचानक से कई सारे इंक्रीज सरकार ने रजिस्ट्रेशन के चार्ज बढ़ा दिए, कुछ नॉर्म्स का BS4 BS6 का हो गया, इस कारण से हो सकती है थोड़ी मंदी आई होगी। जहां तक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से जुड़े संघ की बात है, तो ये स्थिति को काफी भयावह मान रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर में आई मंदी को ये शुभ संकेत नहीं मानते। 20 साल के अंतर्गत इतनी बड़ी मंदी से कभी भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं गुजरा है। पहली बार इस मंदी के दौर से गुजर रहा है और आप कह सकते हैं कि इस देश में लगभग 6 लाख लोगों के समक्ष रोटी की समस्या आ गई है। सिर्फ मारुति में इस महीने जो है 3000 लोग निकाले गए हैं। मारुति कंपनी में इस महीने में लोग 3000 की संख्या में निकाले गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई मंदी चिंता का विषय है। समय रहते कोई समाधान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार की आर्थिक नीति कटघरे में होगी। सहारा समय के लिए रांची से नवीन कुमार। सुन लेते हैं RBI के गवर्नर क्या कहते हैं। I feel and I would appeal to leaders of business, to leaders of the financial sector fraternity. I think it's the sentiment which is very important. Please look at the opportunities that lie ahead of us. We do realize that there are challenges, there are difficulties coming from external sources, domestic sources. Domestically also we have certain challenges. But I think one has to look at the opportunities, one has to maintain a positive sentiment, look at the opportunities and capitalize on these opportunities, because the mood of doom and gloom is not going to help anyone. It's neither going to help the banks, it's not going to help the business, it's not going to help the real economy. इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजय सिंह, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। जरा आप ही से एक बार पहले शुरुआत कर लें कि
जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो अभी गिरती हुई स्थिति में नजर आ रही है, जहां मंदी का असर साफ साफ दिख रहा है, खास के ऑटोमोबाइल सेक्टर में और फिर रियल एस्टेट में, और आप ही लोग कहते हैं कि ये बेंचमार्क है किसी भी अर्थव्यवस्था का, और यदि दोनों की अवस्था गिरती हुई नजर आ रही है तो क्या सही मायने में हमारे देश की अपनी घरेलू औद्योगिक नीति इसके लिए जिम्मेदार होती है, या सिर्फ टालने के लिए हम कहते हैं कि वैश्विक मंदी का असर यहां भी हो रहा है? बेंचमार्क आपने बताया रियल एस्टेट, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर्स, ऑटो, कुछ बेंचमार्क सेक्टर स्लो डाउन का इंडिकेशन सबसे पहले आता है जी, और इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें वैश्विक रीजन भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक रीजन भी हो सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ अभी जो स्लो डाउन है, रिसेशन और स्लो डाउन में एक डिफरेंस होता है कि स्लो डाउन में हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा था वो थोड़ा धीरे हो जाता है, और रिसेशन का मतलब होता है निगेटिव ग्रोथ रेट। तो हमारे यहाँ जो 7% का ग्रोथ है उसमें अभी 0.2% की गिरावट देखी गई है। अभी जैसे रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें 2-3 रीजंस हैं। जैसे आपके एक रेरा के जो कानून आए, जो रेगुलेट करने के लिए जो कानून उसमें आए थे, उसमें जैसे जीएसटी इश्यूज आए थे, और जो क्रेडिट स्क्वीज जो हमारे यहाँ जो अभी बहुत बड़ा रीजन है, जो कारण है, ये आपके रियल एस्टेट में और ऑटो सेक्टर्स में ये मंदी आने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्रेडिट स्क्वीज। हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं वो तकरीबन 25% क्रेडिट का कंट्रोल करती हैं। डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस आने के बाद से मनी सप्लाई बढ़ गया था क्योंकि बैंकों में पैसे जमा हुए थे। अब मनी सप्लाई बढ़ने से एनबीएफसीज को लोन देना बड़ा आसान हो गया था, लेकिन उनका जो एसेट्स और लायबिलिटी का एक मिसमैच हो गया था कि मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए लोन लिया और उसको 5 साल के लिए कार के लिए लोन पर चढ़ा दिया, तो हमारा जो लोन है वो 1 साल का है और हमने जो लोन दिया वो 5 साल का है। अगर मान लीजिए हम इस 1 साल के लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे तो हमें अगला लोन फिर नहीं मिल पाएगा। तो चूंकि उस समय क्रेडिट सप्लाई काफी बढ़ी हुई थी, इसलिए हम हर साल लोन ले करके उसको 5 साल और 7 सालों के लोन पर बढ़ाए जा रहे थे। अब ये मिसमैच को एनबीएफसी जो थे वो हो गए, जिसका रीजन ये हुआ कि उनके एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच से उनका पूरा लोन का पोर्टफोलियो गड़बड़ा गया। दूसरा, उन्होंने काफी हाई लीवरेज पर लोन ले रखा था, हाई डेट कैपेसिटी पर। तीसरा, उनका जो लोन का पोर्टफोलियो था वो कंसंट्रेटेड था बहुत कुछ खास जगहों पर। तो इसके चलते क्या हुआ कि जितने एनबीएफसी थे वो हमारे इस कुछ पीरियड्स में कमजोर हो गए। कमजोर होने से क्या हुआ, क्रेडिट सप्लाई काफी कम हो गया। अब आपका रियल सेक्टर और ऑटो सेक्टर क्रेडिट सप्लाई पर डिपेंड करता है। जो लोन देते हैं फॉर्म्स आ गए, बैंकरप्सी कोड जो सरकार का आ गया, चूंकि वो पहले क्या करते थे, उसको मैनेज कर लेते, एक लोन को दूसरे लोन से, दूसरे को तीसरे से, वो एक सर्कुलर प्रक्रिया के द्वारा जो बहुत सही। सर मैं समझ गया, आम आदमी को समझाने के लिए बात बताइए ना संजय जी। चला आपसे अब चूंकि आप ही से रूबरू हूं, एक मुझे जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि राजनीति को सवाल और जवाब कुछ और देना होता है। आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं, मुझे बताइए कि हमारे इस स्लो डाउन में वैश्विक मंदी कितना योगदान दे रही है, या हमारी अपनी नीतियां हमें कितना परेशान कर रही है? देखिए, वैश्विक मंदी में आपको बताया, अभी इंग्लैंड जो ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा हब है आज के डेट में जी, उनके यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ब्रेक्सिट का चल रहा है। तो वहां जितने ऑटो मेकर्स हैं, जितने भी वहां ऑटो मेकर्स, आप देखेंगे हमारी ऑटो सेक्टर की मंदी से कहीं ज्यादा बड़ी मंदी लंदन में भी चल रही है। तो वो चूंकि वहां अनिश्चितता की स्थिति है तो पुट ऑन होल्ड कर दिए हैं, और आपके देश से ऑटो पार्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट लंदन को जाता है, इंग्लैंड को जाता है। यहां पर मंदी काफी तेजी से है और उन्होंने पुट ऑन होल्ड किया है, तो हमारे यहां से भी एक्सपोर्ट्स काफी कम हो गए हैं। तो इसका एक असर है। दूसरा, हमारी जो डोमेस्टिक नीति में अभी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में चर्चा हो रही है जी, और पॉल्यूशन के एमिशन नॉर्म्स के बारे में चर्चा हो रही है। तो जब आपके यहां ये बातों की चर्चा हो रही है, जब हम रेगुलेट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, तो यहां पर भी लोगों में एक अनिश्चितता की स्थिति बनती है और वो पुट ऑन होल्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बना और कल नया नियम, वो थोड़ी देर के लिए अपने आप, तो दोनों तरीके से लोग, लेकिन हमारी पॉलिसी
थोड़ी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, इसलिए हम आपकी बात पूरी तौर पर नहीं समझ पाए थे। यदि अब स्पष्ट हो रहा हो तो कुछ फिर से दोहरा दीजिए। खैर, तो फिलहाल हम एक बार फिर पटना का ही रुख कर लेते हैं, या फिर कुछ एक फैक्ट फाइंडिंग्स देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बंदी और मंदी से कोल्हान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 1 अगस्त से 25 कंपनियों की बंदी है और टाटा मोटर्स में ब्लॉक क्लोजर के कारण अर्थव्यवस्था भी चौपट है। उद्यमी संगठनों के अनुसार रोजाना 1000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र सहित कोल्हान की लगभग 850 कंपनियों में उत्पादन नहीं के बराबर है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। बढ़ी बिजली दर के कारण फर्नेस और आर्क फर्नेस कंपनियों पर ताले लग गए हैं। इससे लगभग 325 करोड़ रुपए के राजस्व की चपत भी लगी है। सालाना 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। सरकार को 100 करोड़ की जीएसटी के भी नुकसान के अनुमान लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 1200 कंपनियों में से 70% कंपनियां सीधे टाटा मोटर्स पर निर्भर है। ऑर्डर नहीं मिलने के कारण आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कई कंपनियां घाटे में आ गई हैं। कंपनियों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट आ गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की घोषणाओं पर इन कंपनियों की नजरें टिकी हुई है। पिछले साल के मुकाबले जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में 30% की कमी आई है। यह आंकड़ा और भी चौंकाता है। यह इसलिए कि कारोबारी सीजन के लिए मार्च से जुलाई का महीना बेहतर माना जाता है। कार बाजार के डीलरों के मुताबिक आर्थिक अनिश्चितता और इंश्योरेंस प्राइस में बढ़ोतरी से रांची का शहरी और ग्रामीण दोनों बाजार प्रभावित हुआ है। कार बेचने और बनाने के मामले में दूसरे नंबर की कंपनी ह्युंडई मोटर्स अक्टूबर 2018 में सेंट्रो को नए रूप में लेकर आई, लेकिन झारखंड के बाजार में इसको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। जुलाई 2019 यानी पिछले महीने की बात करें तो ह्युंडई में 10% गिरावट आई है। बढ़ी हुई लागत के कारण आम लोग वाहन खरीदने की योजना को टाल रहे हैं। होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज एक्टिवा की पिछले साल तक 60,000 के करीब कीमत थी, अब 70,000 हो गई है। मीडियम सेगमेंट की हैचबैक कार की कीमतों में 30 से 50,000 की बढ़ोतरी हो गई है। राज्य सरकार ने रोड टैक्स में 2 से 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इंश्योरेंस के लिए 5 साल के लिए पैसे एक मुश्त देने जरूर पड़ रहे हैं। इसका बिक्री पर भी असर पड़ा है। बैंकों की नई पॉलिसी से कस्टमर्स को डाउन पेमेंट के रूप में ज्यादा रकम देनी पड़ रही है। पहले 10,000 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिल जाती थी, अब करीब 20,000 देने पड़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक अगस्त में भी ऑटोमोबाइल्स के रिटेल में जारी गिरावट का असर बना रह सकता है। मई 2019 में मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने कई दिन के लिए अपने प्लांट बंद कर दिए थे। होंडा कार, रेनो और स्कोडा जैसी कंपनियां इस महीने कुछ दिनों के लिए फिर से अपने प्लांट बंद कर रही है। डीलर्स के पास स्टॉक में 50% से अधिक वाहन रखे हैं। उन्हें इन वाहनों पर जीएसटी भी चुकानी पड़ रही है। हालांकि ये मंदी पहली बार नहीं है। इससे पहले 1992 में मंदी के कारण 6 महीने कामकाज ठप रहे थे। 2004-05 में 2 महीने तक काम आधा हुआ था। 2009 में टैक्स स्लैब के असमंजस में रहने के कारण 6 महीने तक काम नहीं हो पाए थे। 2011 में मांग घटने से 2 महीने उत्पादन ना के बराबर हुआ था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 6 महीने कामकाज प्रभावित रहे, यानी इससे कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का धक्का लग चुका है। मंदी के कारण लाखों भर्तियां रुक गई है। ऑटोमोबाइल्स समेत इन सेक्टर्स में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जबकि सर्विस सेक्टर ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखती हैं। मार्च तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 5 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर रही और अब हायरिंग में कमी से साफ है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ऑटोमेकर्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हायरिंग सबसे कम है। मार्च में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर की 1000 कंपनियों की रिपोर्ट के आकलन के बाद
ये बात कही जा रही है। एक और फैक्ट है, भारत में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सबसे खराब दौर में है। भारत को आकर्षक निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान को भी इससे झटका लगा है। इसके अलावा जॉब का संकट गहराने से सामाजिक तनाव में भी इजाफा हो सकता है। सर्विस सेक्टर में स्थिति थोड़ी संतोषजनक जरूर है। केयर रेटिंग्स के मुताबिक मार्च 2017 में रोजगार में वृद्धि 54 लाख की थी, जो मार्च 2018 में 57 लाख के करीब पहुंच गई। ये 6.2% का इजाफा था। इस साल मार्च में यह आंकड़ा 60 लाख का ही रहा और जॉब ग्रोथ महज 4.3% ही रही। केयर रेटिंग्स की माने तो हॉस्पिटैलिटी यानी सर्विस सेक्टर में हायरिंग और आउटसोर्सिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन माइनिंग, स्टील और आयरन जैसी दिग्गज कंपनियों में एम्प्लॉयज की संख्या में काफी कमी आई है। इसकी वजह उत्पादन में कमी और कंपनियों के बैंकरप्ट होने जैसे मामले हैं। देश में आर्थिक मंदी की चर्चा जोरों पर है। बिहार के रियल एस्टेट की बात करें तो इससे जुड़े लोगों ने बाजार में मंदी की बात से हालांकि इनकार किया है। इनका कहना है कि राज्य में बाढ़ और सूखे के कारण व्यवसाय थोड़े बहुत जरूर प्रभावित हुए हैं। क्योंकि आप जमीन का दाम देखिए, पटना में रोज बढ़ता ही है, घटता नहीं। बिहार का अगर स्थिति देखिएगा तो दाम घटे तब तो जाने कि हाँ रिसेशन आ रहा है। और ओवर सप्लाई हो, किसी के पास हो कि ओवर सप्लाई है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, जो आज एनसीआर में हालत है वहां ओवर सप्लाई है। अगर हमको बनाना था 10,000 फ्लैट तो हम बना दिए वहां 1 लाख फ्लैट, इसलिए वहां डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो, ये कारण है। लेकिन सर प्राइस तो बढ़ते जा रहा है कि हर सेक्टर में रीजन अलग अलग है। हम जहां अभी खैतान मार्केट में बैठते हैं, यहां पर रिटेल के दुकानदार हैं, तो ये कहते हैं कि मेरा 2-2 दिन तक एक ग्राहक भी मेरे पास नहीं आता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अभी शादी ब्याह का लगन नहीं है, तो जिसको खरीदारी करनी होती है उसका एक टाइम उसके लिए निश्चित है, वो उस लगन में ही खरीदेगा। और ये बाजार में एक हवा बन गई है कि भाई मंदी का दौर है, तो मंदी का दौर हरदम हरियाली नहीं रह सकती है। कभी सुखाड़ भी होगा, कभी बाढ़ भी आएगा, कभी नॉर्मल भी होगा, तो रोज रोज एक जैसा माहौल नहीं रह सकता। चलिए, अच्छी बात है, बात तो सही है। कभी दिन तो कभी रात, बीच में शाम भी आती है और अगली सुबह का इंतजार भी रहता है। तो सुभाष गोयल जी, क्या माना जाए, बिहार में उस तरह से मंदी का असर रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है क्या सही मायने में? तो ये बात तो सही है, पटना के कई इलाकों में दामों में काफी इजाफा है, जमीन की महंगाई मतलब महंगी कीमत पर बिकती है, ज्यादा कीमत पर। तो क्या इससे मान लिया जाए मंदी नहीं है, या दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप लोगों ने गिनाए? नहीं संजय, रियल एस्टेट में एक समय ऐसा आया था जी, रियल एस्टेट में एक समय ऐसा आया था जब नीतीश जी की गवर्नमेंट जब फर्स्ट टाइम आई थी 2004 के बाद, तो प्राइस में एक साथ बहुत अच्छा स्टीप हाइक आया था। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से ऑलमोस्ट कीमतें, फ्लैट्स की कीमतें तो अस्थिर हैं, फ्लैट्स और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की, बल्कि रेंट आउट भी अच्छी प्रॉपर्टियां नहीं हो पा रही हैं। हाँ, नरेंद्र जी जो बिल्डर एसोसिएशन के हैं, जिनका आपने इंटरव्यू अभी दिखाया, उनकी एक बात सही कि जमीनों की कीमत में यहाँ कमी नहीं आई है। उसका कारण एक्चुअली दूसरा है। उसका कारण ये है कि जमीनें यहाँ लैंडलॉक्ड हैं और जमीनें कम हैं, इस कारण से उसमें मंदी नहीं आई है। लेकिन जहां तक फ्लैट्स के और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात है, तो उसमें तो काफी होगा, उसमें प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही, ये भी फैक्ट है। प्रॉपर्टियां किराए पे नहीं लग पा रही, ये भी एक फैक्ट है। और नए बिल्डर्स इस लाइन में एकदम ही नहीं आ पा रहे हैं। रेरा की वजह से नए बिल्डर या छोटे बिल्डर जो हैं वो काफी परेशानियों, काफी मुश्किलों में हैं। और रेरा की वजह से एक और दिक्कत आई है कि बैंक्स का रेरा कंप्लायंस इतना ज्यादा है कि बैंक्स अच्छे से बिल्डरों को भी फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक हकीकत है। अगर आप बैंकों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि बैंक्स उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बीच में कहीं ना कहीं अटक चुके हैं और काफी पैसा उसमें ब्लॉक हो गया है। मैं आपको एक चीज इसमें और बताऊं, इसका एक और असर जो होता है, ये एक सर विशियस सर्किल है। ये एक सर्किल विशियस सर्किल है। ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में मंदी आने से क्या होगा कि बहुत एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आपको शायद मैं बता दूं कि 58 इंडस्ट्री को फीड करती है। एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री 58 इंडस्ट्री को, बैकवर्ड इंडस्ट्री को फीड करती है। तो रियल एस्टेट में मंदी आने का असर ये होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्री के अकाउंट एनपीए हो जाएंगे,
मतलब बैंक में उनका जो क्रेडिट लिमिट है वो एनपीए हो जाएगा, पीए से, परफॉर्मिंग एसेट से, और उसके बाद धीरे धीरे उनका क्रेडिट स्क्वीज होता चला जाएगा। इसका जो असर ये काफी दूरगामी तक जाएगा। उनके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे रिट्रेंच होगा। तो ये पूरा एक सर्किल है जो आपको यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर एक बार दोनों सेक्टर में मंदी आ गई तो मंदी अगर ठहर गई, इसके काफी दूरगामी और काफी भयावह प्रभाव होंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्दी से, अभी शायद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जीएसटी की दर इस पर घटाएंगे। तो देखना है कि जीएसटी की दर घटती है ऑटोमोबाइल पे, जो अभी सबसे हाई है 28% जीएसटी लगता है ऑटोमोबाइल पे, जो शायद किसी भी कमोडिटी सबसे ज्यादा दर इसी पे है। ये दर अगर घटती तो हो सकता है इसमें कुछ रिवाइवल आए। एक इसमें चेंज और हुआ है, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब ने मोटर वाहन अधिनियम एक नया कानून में उल्लंघन के ऊपर में सभी फाइनों की दर काफी पहले से काफी बढ़ गई है जी। जैसे आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो फाइन की दर पहले से 10 गुना हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देने पर 10 गुना हो गई। एक और बड़ा कारक बनने जा रहा है इस मंदी को स्टिप करने का। सर ये बताइए, नहीं इस देश में अनुशासन ना रहे क्या? यदि अनुशासन लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और जिससे कि आम आदमी की जिंदगी की रक्षा हो, यदि कानून में प्रावधान लाया जाए मजबूती से, तो उसका तो स्वागत करना ही चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाना कोई हमारा अधिकार क्षेत्र थोड़ी है साहब, और उसके लिए जुर्माना लगे ज्यादा तभी तो आप सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित घर जाए। सर अंग्रेजी में कहावत है संजय जी, अंग्रेजी में कहावत है टू मच एंड टू फास्ट। अभी सरकार सर इसी दौर से गुजर रही है कि सरकार चाहती है कि सारे रेगुलेशन इससे आपसे सहमत नहीं हो सकते। देखिए आपका ये तर्क तो मैं मान लिया जो आपने अभी से पहले कहा, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम में यदि कानून में संशोधन और प्रावधान लाए जा रहे हैं जिससे कि हेलमेट पहनना मस्ट हो, बिना हेलमेट पहने आप नहीं चलेंगे, पेट्रोल पंप में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो क्या गलत है साहब? और यदि आप बिना हेलमेट, दुर्भाग्य तो यह है कि हेलमेट पहनने के लिए भी कानून लाया जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि हम आदतन इसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो इस पर तो वाकई नकेल कसने की आवश्यकता है साहब, इससे मंदी कोई असर नहीं हो सकता। तो मुकेश जी जरा संक्षेप में मुझे बताइए, ताकि मैं अभी अर्थशास्त्री को मुझे समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति इसमें अलग अलग तरीके से अपना व्याख्यान देंगे। ये मुकेश जी बताइए कि दरअसल ये सारे फैक्टर्स जो हमारे सुभाष जी ने भी गिनाए, अभी संजय सिंह जी ने गिनाए, कि क्या क्या कारण है। वैश्विक मंदी का भी एक इम्पैक्ट तो है, क्योंकि यहां से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो चीजें बाय प्रोडक्ट है उसके, जिसका हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं, वहां ब्रिटेन में, यूरोप में, जहां जहां हमारा जाता है माल, वहां पर डिमांड अब नहीं है, तो यहां प्रोडक्शन रुका हुआ है। एक तो ये मान सकते हैं। लेकिन सरकार की जो अपनी औद्योगिक नीतियां हैं, जहां की किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े नरम रवैया अपनाना पड़ता है, तो कुछ ज्यादा ही सख्त सरकार नजर आ रही है इस मामले में। शायद इन्हीं कारणों से ज्यादा मंदी नजर आ रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री अब सोच भी रहे हैं कि कुछ लिबरल किया जाए। संजय जी, इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं संक्षेप में। पहली बात की जो ग्लोबल जो हमारी स्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आ रही हैं, उसका असर हिंदुस्तान के आर्थिक परिस्थितियों पे 10 से 20% आप मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 10 से 15% रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज है, जो बड़ी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो सरकार की नीतियों या जो बड़ी चूकें हुई हैं या बड़ी गलतियां हुई हैं जिसको समय पे सुधारा नहीं गया पिछले 15-20 सालों में, जिसमें एक उदाहरण जो है वो एनपीए का है। एनपीए एक इतना बड़ा फैक्टर है कि आपने इसको पिछले 15 साल में एनपीए आपका 1 लाख करोड़ से बढ़ के आज 10,05 करोड़ रुपया बढ़ा हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है। और ये उस समय हुआ जबकि सरकारें काम कर रही थी, हमारे जो वित्त मंत्री थे बड़े होशियार लोग थे, हमारा वित्त मंत्रालय बहुत अच्छा था। तो इन किस परिस्थितियों में बैंकिंग सेक्टर ने इतनी बड़ी लैप्स की, ये कम से कम उसी वही स्थिति है संजय जी जो अमेरिका में वहां के बबल ग्रोथ के कारण हुई थी, और जो वहां जो उसका बबल ग्रोथ जब फटा तो वहां की पूरी आर्थिक जो मंदी हुई अमेरिका की, उससे पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति जो है, एनपीए की स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह है, और उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई है। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने ये इस बात की पुष्टि की थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि समय रहते इसको संभालना पड़ेगा, तो उनको हटाया गया। तो इस ढंग से ये पहली स्थिति है। दूसरी बात है कि जो एफडीआई का मूवमेंट हो रहा था, जो पैसे विदेशों से आ रहे थे आपके अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे कोई भी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आपको टेलीकॉम सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट था आने का, तो पी वगैरह था, तो वो पी जो ये ऐसा था कि कभी भी पैसा आ सकता था, कभी भी पैसा जा सकता था, और इसको भारत सरकार कभी भी रोक नहीं सकती थी। तो उसमें कुछ जो है इंटरवेंशन किए गए, सेबी ने इंटरवेंशन
इंटरवेंशन किया, आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, उसके कारण जो मनी फ्लो था वो कम हुआ। तीसरी चीज है कि ऐसी कुछ चीजें आई जो एनबीएफसी के सेक्टर में जिसका जिक्र लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको रोकना, अगर आर्थिक मंदी उससे आती है तो उसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर आर्थिक मंदी नहीं, आपकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। मैं आपको रोक रहा हूं, समझ जाइएगा, समय की पाबंदी है क्योंकि बहुत सारे और भी मेहमानों से लेना है। मैं समझ गया आपकी बात, आप मैसेज आपने सही दे दिया है। प्रवीण जी, तो क्या जिस देश में, ये बात तो आप मानेंगे ही, जो फैक्ट फाइंडिंग्स के आधार पर है कि रिकॉर्ड बेरोजगारी है इस वक्त देश में, और ऐसे में ये स्लो डाउन, और ऐसे में बेरोजगारों की एक और लंबी फौज खड़ी हो रही है, तो कहीं न कहीं नीति पर भी तो सवाल उठेंगे ना सर? देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष की जब बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14.5% की ग्रोथ थी और करीब 3 सर वर्तमान की बात कर रहे हैं सर, रोटी रोज चाहिए लोगों को। मैं उसी बता, अगर हमारी सरकार की पॉलिसी में कहीं कोई बात होती तो पिछले साल 4 लाख करोड़ का उत्पादन नहीं होता और 1,06,000 करोड़ का हम निर्यात नहीं करते। ये स्लो डाउन है। चाइना ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में, खासकर जहां 33% वो यूरोप के देशों में हमारा निर्यात है, 27% हमारा निर्यात है अमेरिका में, उन सभी जगहों पर स्लो डाउन हुई है और उसका सीधा असर हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट पर पड़ा है और कुछ मंदी का असर हमारे यहाँ कंज्यूमर सेक्टर में पड़ा है, जिससे हमारे देश में भी खरीद में कमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो एक्सपोर्ट के कारण इस पर ज्यादा असर पड़ा है। तो मनोज जी, मान लीजिए कि प्रवीण जी जो बोल रहे हैं बड़ा ठोस है, पॉलिसी होती, सरकार की पॉलिसी गलत होती थी। पिछले साल 15% का ग्रोथ। ठीक, तो मनोज जी का रिएक्शन, सुभाष जी मैं आऊंगा आपके पास, मनोज जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, मनोज पांडे जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज पांडे जी, आवाज आ रही है हमारी सर? नहीं पहुंच रही है। तो खैर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी इस पे, क्योंकि प्रवीण जी तो बहुत मतलब मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं सरकार की नीतियां एकदम सही हैं। नहीं आ रही है अब आवाज भी, प्रवीण जी ने हाईजैक कर लिया आपका। खैर, तो संजय सिंह जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी मिली। संजय जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। तो सर जरा आप ही ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो लेमैन हैं, हमें तो बस चूंकि जो दिखता है हम वो सवाल कर देते हैं, और उतने विद्वान होते तो फिर हम आपकी जगह होते और आप हमारी जगह होते। ये वाकई समझाइए कि हम ईमानदारी से क्यों ना स्वीकारें, कहीं न कहीं हमारी चाल थोड़ी टेढ़ी हो गई और इन कारणों से ये जो अभी थोड़ा दुख दर्द का समय बढ़ रहा है वो उसके कारण ये है, और कहीं न कहीं हमको इसमें सुधार करना ही पड़ेगा, तभी जाकर चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। हाँ ठीक है, वैश्विक मंदी है, लेकिन उसका इतना कोहराम कभी नहीं मचा था साहब, 2010 में भी नहीं मचा था जितना अभी दिख रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपने एक रियल एस्टेट की बात की, एक रियल एस्टेट पर 250 एंसिलरी इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम में, बहुत सारे जी। रियल एस्टेट के लिए हमने रेरा कानून लाया, और रियल एस्टेट आपके फाइनेंस पर डिपेंड करता है। फाइनेंस के लिए हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया। तो अभी जो हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि एनपीएस का जो नॉर्म्स के चलते अभी जितने भी क्रेडिट सर्विसेज वाले लोग हैं, ये बड़े इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे हैं और छोटे सेक्टर्स को लोन से थोड़े बच रहे हैं, जिसका असर जो है वो रियल एस्टेट में, जिसका असर आपके ऑटो सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका क्रेडिट फ्लो बंद हो जाए, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो बड़ी कारें बिना लोन के आप नहीं खरीद सकते हैं, और छोटे जो व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, इसके लिए रूरल सेक्टर पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि वहां से डिमांड आना रहता है।
तो आपके मोटर व्हीकल एक्ट के जो नॉर्म्स हो गए, आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो नॉर्म्स हो गए, तो चूंकि सारे जगहों पर सरकार ने एक स्टैंडर्ड कानून बनाया है, तो इसका असर एक टाइटनिंग दिख रहा है हर जगह पर। तो सरकार की ओर से अभी आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट नॉर्म्स को रिलैक्स करने के लिए 3 लाख करोड़ का अपने बॉन्ड्स को बायबैक किया है। बायबैक करने से क्या होगा कि ये 3 लाख करोड़ जो है आरबीआई से पैसे आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गए ताकि वो लोन को दे सके। सर मुझे तो चूंकि इनमें बहुत सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका रीजन ये है, तो अब हमको हर सेक्टर पर थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन लाने पड़ेंगे ताकि हम लोग दोनों साथ चल सके। सर ये बताइए एकदम सरल भाषा में जो आम इंसान जिसको रोजी और रोटी चाहिए, एकदम सरल भाषा में, क्या वर्तमान में जो सरकार की अपनी नीतियां हैं उससे उनकी रोजी रोटी का संकट दूर हो पाएगा या नीति में सही मायने में बदलाव लाने की आवश्यकता है? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए। जैसे आप अगर पिछले 2-3 सालों का बजट देखेंगे तो सरकार ने अपनी पब्लिक स्पेंडिंग बहुत बढ़ा दी है। पब्लिक स्पेंडिंग अगर करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया आरबीआई ने 3 लाख करोड़ के बॉन्ड बायबैक किए हैं ताकि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास और क्रेडिट जाए। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, अभी आपके प्रधानमंत्री साहब ने 2-3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिट फेज है, बहुत जल्दी इससे करेंगे। तो आपने जो बोला कि हमने चूंकि एक डिफरेंट कानून बनाए हैं हेलमेट के, तो लोगों को टाइटनिंग हो रही है, तो आपने जो बोला कि रोजी रोटी चलाना है, तो इसके लिए सरकार को पैरेलली कुछ रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे, क्योंकि रातों रात कानून को टफ नहीं किया जा सकता। ठीक सर। तो सरकार ने दिशा में कानून में कदम उठाया है। समय की पाबंदी मैं रोक रहा हूं, माफी चाहते हुए। सुभाष जी, आप कुछ एक शब्द जोड़ना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में। मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूं कि किसी भी देश की आर्थिक मंदी सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब होती है। तो बाहरी फैक्टर तो खैर 10% अफेक्ट करते, 10 से 15% आप समझ सकते हैं, लेकिन आज जो देश में जो मंदी है उसकी तरफ बहुत हद तक सरकार की नीतियां ही जवाबदेह हैं, मैं इतना कह सकता हूं। ठीक सर, शुक्रिया आपका। संजय जी, आप थोड़ा और पहले आते तो कुछ और विस्तार से हम आपसे समझते, लेकिन आप देर से आए इसलिए हम कम आपको समय दे पाए। बहुत धन्यवाद करेंगे संजय सिंह जी आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और बहुत धन्यवाद प्रवीण प्रभाकर जी आपका। एक फैक्ट से हम आपको और रूबरू करा दें। रियल एस्टेट की बात को लेकर बिहार से जुड़ी मंदी से इनकार जरूर लोग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो एजेंसी नाइट फ्रैंक ने उद्योग संगठन फिक्की और रियल एस्टेट सेक्टर के संगठन नारेडको के साथ जो नया अध्ययन जारी किया है वो स्थिति और बिगड़ने की ओर ही इशारा कर रहा है। मांग में कमी, अनबिके मकानों की संख्या, एनबीएफसी की समस्याओं का समाधान फिलहाल नहीं दिख रहा है। परियोजनाओं की बढ़ती लागत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी की तरफ से वित्त सुविधा के बंद होने से समस्याएं और गहरी हो गई हैं। कंपनियों को बाहर से महंगा कर्ज लेना पड़ रहा है। देश के सभी हिस्सों में निराशा का हाल है, लेकिन उत्तर भारत में समस्या ज्यादा विकट है। एक सर्वे में शामिल 74% उत्तरदाता मानते हैं कि अगले 6 महीनों के दौरान आर्थिक स्थिति समान रहेगी, यानी एक जैसी रहेगी या और खराब होगी। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद भी बिक्री में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अपनी नीतियों में थोड़ा लचीलापन लाए, थोड़ा नरम रुख अपनाए, क्योंकि जिस सेक्टर्स में कोहराम मचा हुआ है और जिससे प्रभावित लाखों लोग हो रहे हैं और होने जा रहे हैं, उससे बचा जा सके, क्योंकि सरकार की नीतियां 90% प्रभावित करती हैं और वैश्विक मंदी 10 से 15%। नमस्कार।